जय हिंद मेरे दोस्त, मेरा नाम है सी जय गुलिया और आप देख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की रिविजनरी सीरीज। ये रिविजनरी सीरीज किस बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे। ये रिविजनरी सीरीज मई नवंबर 2024 वाले बच्चों के लिए है। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो नवंबर 2024 वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं फ्रेश रिकॉर्डिंग दूं, लेकिन मई के लिए तो ये फ्रेश रिकॉर्डिंग बिल्कुल है। तो ये क्लासें अगर आपका बैच कंप्लीट हो गया है तो आप ये क्लासें देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने किसी भी टीचर से क्लास ली है तो भी ये क्लासेस आपके लिए है, क्योंकि मैं बहुत डीप डाउन जाकर रिवीजन करवाऊंगा। आपकी क्लासें जैसे ही खत्म हो आप इन क्लासेस को रेफर कर सकते हैं अपना डायरेक्ट टैक्स रिवाइज करने के लिए। मैं दिसंबर 2023 तक मैं ये रिविजनरी क्लासेस फुल फ्लेज टैक्स टारगेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने किसी और टीचर से क्लास ली है, कोई और बुक आपके सामने है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब टीचर्स का मटेरियल ICAI से इन्फ्लुएंस होता है। ये तो रही रिविजन की बात। अब आप इस क्लास को कितने बार देखेंगे, मैं आपको कह दूं मिनिमम 3 से 4 बार, हो सके तो 5 बार ये क्लास आपको देखनी ही देखनी है टिल एग्जाम। इसीलिए मैं नवंबर और दिसंबर 2023 में ही ये क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि जब आपका मई 2024 का पेपर हो तब तक आप इसको 4-5 बार रफली इस वीडियो को देख सके और जो सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको मेमोराइज हो सके। ठीक है, चलिए अब इसको शुरुआत करते हैं रिविजनरी वीडियोस की। दिसंबर तक मैं आपकी ये सारी क्लासें प्रोवाइड कर दूंगा। आइए जनाब, आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 में मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा, प्लस साथ साथ में अमेंडमेंट्स भी बताता रहूंगा, ताकि जो बच्चे रिजल्ट पॉजिटिव ना रहे उनको भी बेनिफिट हो सके। मल्टीपल टाइम्स आपको ये क्लासें देखनी है। सबसे पहली बात, शुरुआत करते हैं, मैं बेस से लेकर चलूंगा। ये नोट्स सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे आपको कहां पर, टैक्स टारगेट क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर आप जा सकते हैं www.jaygulia.com पर, वहां भी ये नोट्स अवेलेबल है अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो। मैं कोशिश करूंगा 31 दिसंबर तक ये क्लासें खत्म कर दूं। और आपके लिए सबसे खुशखबरी की बात ये होगी, सबसे अच्छी, कि जैसे ही ये बैच खत्म होगा, दिवाली ऑफर अभी चल रहा है, मैं एक डायरेक्ट टैक्स MCQ क्विज की एक सीरीज लेकर आऊंगा। इसमें आपका अल्टरनेट डेज पर 1 जनवरी से हम इसको शुरू करेंगे और जब तक आपके एग्जाम होंगे, दैट मींस अप्रैल एंड तक, मई के एग्जाम अप्रैल एंड तक हम अल्टरनेट डेज पर आपके MCQ की क्विज करवाएंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन। और ये MC क्विज सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसीलिए सिर्फ 500 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है। इस क्विज में हम आपको अल्टरनेट डेज पर कुछ क्वेश्चंस देंगे, उनके आपको हमें टेलीग्राम पर ही जवाब देने हैं। जो भी बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड आएगा उसके लिए डेली बेसिस पर कैश प्राइज होंगे। जब जब आप जीतोगे तब तब आपको कैश प्राइज मिलेंगे। अभी डिस्काउंट ऑफर में इसके साथ 2 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उन 2 मॉक टेस्ट में जो भी बच्चे टॉप करेंगे, कोई 2, उनको भी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। उनको कैश प्राइज नहीं, उनको एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा ये लेना चाहता है तो आप इस नंबर पर टीम से एक बार संपर्क कर लेना, बता देना, ताकि आपको MCQ क्विज भी मिल जाए। भैया ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है MCQ। चलिए तो फटाफट एक बार रिवाइज शुरू करते हैं अपना डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं एकदम बेस से शुरू कर रहा हूं। टैक्स का मतलब क्या है? कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, जबरदस्ती लिया जाता है। टैक्स किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। कंपल्शन है, कोई ऑप्शनल नहीं है। किस किस चीज पर टैक्स लिया जाता है? कमोडिटी पर लिया जाता है,
एक्टिविटी पर लिया जाता है और इनकम पर लिया जाता है। अभी मैं डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं। अभी हो सकता है ये आप कहो कि सर ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये एग्जाम में आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीक्यू जो बनेगा ना, एमसीक्यू हो सकता है यहीं से बन जाए, तो ध्यान रखना ये बातें बहुत जरूरी है। चलिए, इनकम पर हो सकता है, मैंने कहा इनकम पर हो सकता है, कमोडिटी और एक्टिविटी पर टैक्स चार्ज होगा। टैक्स लेविड, टैक्स लेविड किस लिए टैक्स लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर को सेट ऑफ करने के लिए, जो सोसाइटी के एक्सपेंसेस है उनके लिए आपसे टैक्स लिया जाता है। डैम, ब्रिज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, बिजली, पानी, रोड, सड़क और अपना डिफेंस के लिए, इन चीजों के लिए आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। पावर किसके पास है टैक्स कलेक्ट करने की? क्या आप और मैं टैक्स कलेक्ट कर सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आर्टिकल 265 में लिखा है कि भैया सिर्फ गवर्नमेंट ही टैक्स ले सकती है, कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ, उसके अलावा कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। फिर आर्टिकल 246 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है, उसमें यह बात लिखी गई है कि जो टैक्स लगाएगा पार्लियामेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाएंगे। चलिए, उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल के बाद एंट्री नंबर 82, ये मैं क्यों बता रहा हूं, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि एंट्री नंबर वो 82 थी, 84 थी, 46 थी, कि जिसमें लगाया गया था डायरेक्ट टैक्स। तो एंट्री नंबर 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा गया है कि सरकार आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करेगी अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम पर आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। उसके साथ साथ एक एंट्री नंबर 46 भी है। फिर एग्रीकल्चर पर टैक्स कौन चार्ज करेगा? देखिए, भारत सरकार के पास ये राइट है ही नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो टैक्स चार्ज कर सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम पर भी, लेकिन वो लोग चार्ज नहीं करते ड्यू टू पॉलिटिक्स एंड अदर रीजंस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अब बात आती है धीरे धीरे करके टाइप्स ऑफ टैक्सेस की, कि कितने तरह के टैक्सेस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। आपने क्लासें ले ली होंगी डायरेक्ट टैक्स की और दूसरी जीएसटी की भी। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके अलावा कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? कस्टम ड्यूटी। बहुत बढ़िया। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो डायरेक्टली लगाया जाता है, जो डायरेक्टली लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो इनडायरेक्टली लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लड़की को या लड़की हो तो लड़के को अगर डायरेक्टली प्रपोज करते हो तो आप क्या कहोगे? ये डायरेक्ट टैक्स था। और अगर आप किसी फ्रेंड के थ्रू जाकर प्रपोज करते हो तो ये इनडायरेक्टली प्रपोजल दिया आपने, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? डायरेक्टली ऑन द वेल्थ ऑफ ए पर्सन। डायरेक्टली अगर इनकम टैक्स लगा तो डायरेक्टली मेरी जेब से जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लगा तो वो डायरेक्टली मेरी जेब से नहीं, जो फाइनल कंज्यूमर होगा। फॉर टेक एन एग्जांपल, मैंने ये पेन बनाया, बना के मैंने होलसेलर को बेचा, होलसेलर से रिटेलर को गया, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर को, तो इसका टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता रहा। सारी पार्टियां, आपने जीएसटी में पढ़ा होगा, जितने भी बीच में ये मिडलमैन हैं, ये अपने प्रॉफिट पर जीएसटी वगैरह देंगे। जो मेन जीएसटी है वो कौन देगा? फाइनल कंज्यूमर। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन द सेम पर्सन, ऑब्वियसली भैया आपकी जेब से जा रहा है सेम पर्सन पर, डिफरेंट पर्सन पर जाएगा। होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, फिर फाइनल कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फाइनल कंज्यूमर। लेविड ऑन इनकम और वेल्थ, प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, या तो गुड्स पर लगेगा या सर्विसेज पर लगेगा। गुड्स का मतलब ये पेन हो गया, ये रिमोट हो गया, ये आईपैड हो गया। सर्विसेज का मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो वहां पर जीएसटी चार्ज होगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन किस पर होता है? साहब बर्डन कोई शिफ्ट नहीं होता, लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। टाइम ऑफ कलेक्शन, किस टाइम पर कलेक्ट किया जाता है? ऑब्वियसली इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा कि आईटीआर भरी जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि जुलाई अक्टूबर में भरी जाती है, तो ये ईयरली बेसिस पर कलेक्ट होता है। और अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो ये मंथली और क्वार्टरली भी, टाइम टू टाइम। जैसे ही आपने माल बेच दिया तुरंत लायबिलिटी बन जाती सामने वाले की, वो जीएसटी पे करेगा और आप कलेक्ट करके किसको दोगे? भारत सरकार को। लेकिन वो जो पेमेंट होती है, मैंने आज आज कितनी तारीख है जी? आज है 15 तारीख। अगर मैंने 15 तारीख को माल बेचा तो जब ये महीना खत्म होगा
उस महीने के खत्म होते ही आपको एक रिटर्न भरनी है कॉल्ड GSTR 1 एंड 3B। दोनों जब आप GSTR 1 भरेंगे उसमें आपकी सेल रिकॉर्ड होगी, GSTR 3B के थ्रू आप टैक्स पेमेंट करेंगे। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स है और इसमें GST और कस्टम ड्यूटी है। चलिए अब बात आती है कंपोनेंट्स या सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। कंपोनेंट्स और सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ की बात करें, इनकम टैक्स लॉज का क्या मतलब है? इनकम टैक्स लॉज का मतलब है पूरा का पूरा इनकम टैक्स। अगर मैं कलेक्टिवली, आप एक एग्जांपल देखना, कलेक्टिवली मैं रहता हूं दिल्ली में, तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली फिर हरियाणा फिर राजस्थान फिर उत्तर प्रदेश, बेंगलोर नहीं क्या बोलते हैं, कर्नाटका, ये जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी ये स्टेट्स हैं, कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और कौन सा अपना पश्चिम बंगाल हो गया, जितने भी स्टेट्स हैं ये सारे मिलकर एक क्या बनता है, हिंदुस्तान। तो सेम ऐसे ही इनकम टैक्स लॉज भी है, छोटी छोटी चीजों को बनाकर मिलाकर बनाया गया है इनकम टैक्स लॉज, और उसका ही एक पार्ट है इनकम टैक्स एक्ट। जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो कह सकते हो आप दिल्ली हिंदुस्तान का पार्ट है, कैपिटल है, तो इनकम टैक्स एक्ट एक पार्ट है इनकम टैक्स लॉज का। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट आपका जो पास हुआ था वो जो 1961 है, और जो एप्लीकेबल हो गया था जो एप्लीकेबल हो गया था पूरे हिंदुस्तान में, वो 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं, इसमें 14 शेड्यूल्स हैं, ठीक है जी। इनकम टैक्स एक्ट में ही सारी की सारी बातें लिखी गई हैं, आपको रिटर्न भरना है, आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी, आपकी असेसमेंट होगी, जितनी भी बातें हम लोग पढ़ेंगे वो सारी की सारी इनकम टैक्स एक्ट में लिखी गई हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जब भी आप क्वेश्चन लिखें, जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखें एग्जाम में, तो उसमें लिखे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन याद हो तो आगे सेक्शन लिखना, नहीं याद हो तो छोड़ देना, लेकिन ये बात जरूर लिखें जब भी आंसर ड्राफ्ट करना शुरू करें, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन एक क्वेश्चन एक सुंदर फॉर्मेट में आ जाता है। उसके बाद आया इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं? सब इनकम टैक्स रूल्स ये होते हैं कि जो इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं वो इनकम टैक्स रूल्स होते हैं। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है कि आप बिजनेस में कोई एसेट यूज करते हैं तो आप उस पर क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, लेकिन किस रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये कहां पर लिखा है? ये आपका लिखा है रूल्स में, ये आपका लिखा है इनकम टैक्स रूल्स में। जो इनकम टैक्स है वो 1961 है और रूल्स है वो 1962 है। 61 62 का डिफरेंस मैंने रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी बताया है। चलिए, रूल्स को कौन लुक आफ्टर करता है? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट को लुक आफ्टर करता है, इनकम टैक्स रूल्स को लुक आफ्टर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर उसी को है। एक बहुत बहुत प्यारी लाइन है, रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट। अगर दोनों में लड़ाई हो जाती है, अगर दोनों में लड़ाई हो जाती है तो जीतेगा कौन? एक्ट। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो एक्ट हमेशा बाप है, रूल्स हमेशा बेटे होते हैं। तो अगर दोनों में लड़ाई है तो एक्ट शैल प्रिवेल, एक्ट शैल प्रिवेल। सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। अगर रूल्स बनाता कौन है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? सीबीडीटी। ठीक है जी, ये देखो क्या लिखा है, सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। रूल्स बनाए जाते हैं किसके लिए? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। एक्ट को चलाने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर देखिए, चलिए बात करते हैं फटाफट। हो सकता है आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन इस क्लास में जरूर आपको पढ़ाया जाएगा। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज क्या होते हैं। सेक्शन का मतलब क्या है? पूरे इनकम टैक्स एक्ट को, पूरे इनकम टैक्स एक्ट को सेक्शंस में बांट दिया गया, छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको कहते हैं हम सेक्शंस। किस सेक्शन में क्या लिखा है? सेक्शन के बाद आता है अगर उसका भी कोई पार्ट है, जैसे पूरा हिंदुस्तान इनकम टैक्स एक्ट, दिल्ली सेक्शन हो गए, दिल्ली के अंदर भी एक कनॉट प्लेस जगह है, ये सब सेक्शन होगी। कनॉट प्लेस के अंदर भी कोई इनर सर्कल है, वो क्लॉज सब क्लॉज में चला जाएगा। पहली बात, सेक्शन सब सेक्शन क्या होते हैं? अगर कोई भी प्रोविजन आप पढ़ रहे हो और वे चीजें आपस में कोरिलेट हैं, मतलब आप उनको अलग अलग नहीं पढ़ सकते, कॉल्ड सेक्शन। जैसे प्रोनाउंस कैसे होगा?
सेक्शन 5 की मैं बात करूं, सेक्शन 5 की मैं बात करूं तो सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करता है। इसके दो सबसेक्शन, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट, और सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। जब आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ोगे तो आपको दोनों सेक्शन सबसेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिडेंट का पढ़ के नॉन रेजिडेंट की क्लियरिटी नहीं आएगी। लेकिन मैं अगर बात करूं सेक्शन 2 की डेफिनेशन की, तो सेक्शन 2 के बाद जो भी लिखा जाता है आप उसको प्रोनाउंस करेंगे सेक्शन क्लॉज के नाम से, जबकि इसको आप प्रोनाउंस करेंगे सेक्शन सबसेक्शन। यहां पे सेक्शन क्लॉज, यहां पे सेक्शन सबसेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसकी बात करते हो, जब आप इसकी बात करते हो तो इसमें कोई रेलिवेंस नहीं है। जैसे क्लॉज 1A of the section 2 define agriculture income और clause 1B define amalgamation। एग्रीकल्चर इनकम और अमालगमेशन का कोई भी लिंक नहीं है, लिखी सारी बातें सेक्शन 2 में ही हैं, लेकिन सेक्शन 2 के बाद के जितने भी क्लॉजेस हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सेक्शन 5 के बाद जितने भी लिखे गए 1 2 3 4 उनका सबका आपस में रिलेशन है, इसलिए उनको प्रोनाउंस किया जाता है सेक्शन सबसेक्शन। लेकिन सेक्शन 2 की बात करूं तो उसके पीछे लिखने वालों को प्रोनाउंस करते हैं क्लॉज। सर ऐसे कितने सेक्शन हैं आपके लेवल पर? मैं आपको बता दूं, सेक्शन 2, सेक्शन 10 और सेक्शन 47, सिर्फ 3 ऐसे सेक्शन हैं जो उसके पीछे कुछ भी लिखा हो आप उनको बोलोगे क्लॉज। इनके अलावा कोई भी सेक्शन दिखता उनको सबके आप बोलोगे सब सेक्शन। गॉट इट? सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 10 क्लॉज 1, सेक्शन 47 क्लॉज 2 3 4 जो भी। इसके अलावा सेक्शन 5, सेक्शन 9, सेक्शन 15 वगैरह हैं, इनके पीछे जो भी लिखा होगा वो लिखा होगा सबसेक्शन। चलिए उसके बाद बात करता हूं प्रोवाइजोज। प्रोवाइजो क्या होते हैं? प्रोवाइजोज आर एक्सेप्शन टू द सेक्शन। सेक्शन में कोई बात लिखी हुई होगी, उसका अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, उसके विरुद्ध चलता है, उसके अगेंस्ट चलता है। सेक्शन में जो भी लिखा होगा, इसलिए प्रोवाइजो एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ऊपर लिखी हुई बात मान्य है, लेकिन जब मैं प्रोवाइजो में कोई बात लिख देता हूं तो वो उसके ऊपर आ जाएगी, वो सर्वमान्य है, सिर्फ वही बात मानी जाएगी, फिर सेक्शन की बात को मैं इग्नोर कर दूंगा। दैट्स कॉल्ड प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते सेक्शन में कुछ लिखा गया, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते ये बातें एप्लीकेबल होंगी। जब आप धीरे धीरे पूर्व में आगे रिविजनरी क्लासेस में सेक्शन सब सेक्शन ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैंने रिविजनरी क्लास में आपको ये समझाया था। एक्सप्लेनेशन की बात करूं, एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं? एक्सप्लेनेशन नथिंग बट डाउट को क्लेरिफाई किया जाता है, या फिर कोई दिक्कत होती है तो उसको क्लेरिफाई करते हैं। कहां पर करते हैं? सेक्शन के नीचे ही एक्सप्लेनेशंस होती हैं। जब आप बीआर एक्ट पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट, तो आप देखोगे उसमें सेक्शन लिखा है, फिर नीचे अगर लॉ मेकर को लगता है कि इसमें पब्लिक को इन जनरल डाउट आ सकता है तो वो नीचे ही उसके क्या दे देते हैं? एक्सप्लेनेशंस ऐड कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? रिलेटिंग टू द प्रोविजन सर्टेन ऑफ द क्लैरिफिकेशन। क्या है? क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन है, ठीक है जी। एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? देखिए हर साल क्या होता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट, सबसे पहले बजट आता है। निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को बजट देती हैं। 1 फरवरी 2023 को भी आया था, 22 को भी आया था। तो जो आपके लिए फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है, जो कि पूरा अपडेटेड है इन नोट्स में। तो जब निर्मला सीतारमण जी शुरू में बजट लेकर आती हैं, बजट पर चर्चा होती है पार्लियामेंट में। जब बजट पर चर्चा होती है पार्लियामेंट में तो दोनों हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज बजट उस पर पास करते हैं, अपनी सहमति देते हैं। वहां से पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब वो प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, अपना एसेंट दे देते हैं, अपनी मंजूरी दे देते हैं, तो फाइनली वो बनता है फाइनेंस एक्ट 2023, 2022, 2024, 26 जो भी है, और वो मर्ज कर दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ में। फिर दोनों को कलेक्टिवली पढ़ा जाता है। आप कभी भी आप देखोगे नोट्स पर, बुक्स पर, आप जब मेरी बुक्स का फ्रंट पेज देखोगे तो वहां पर भी लिखा रहेगा एज अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023, तो उसमें लिखा जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। तो इसीलिए लिखा जाता है भैया इनकम टैक्स एक्ट पूरा बड़ा है। हर साल फाइनेंस एक्ट लाए जाते हैं। फाइनेंस एक्ट में लाया क्या जाता है ये देखिए। फाइनेंस एक्ट में 4 पार्ट्स होते हैं।
चार पार्ट कौन कौन से होते हैं जी? चार पार्ट ये वाले होते हैं। हाँ जी, पार्ट 1 में क्या था? रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। जो करंट असेसमेंट ईयर है, जो आने वाला साल है, उसमें जो टैक्स रेट लगने वाले हैं वो बताए जाते हैं। इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल में बजट आया है, उस साल में किस रेट पर आप टीडीएस काटोगे, ताकि आप अगले साल असेसमेंट ईयर में उस पर रिटर्न फाइल कर सको, अपना टैक्स दे सको अगर बैलेंस कुछ बचता है तो। पार्ट 3 है, उसमें एडवांस टैक्स और सैलरी में टैक्स टू बी डिडक्टेड। सैलरी में और एडवांस टैक्स, सैलरी पर कैसे टीडीएस कटेगा और एडवांस टैक्स के बारे में बताया जाता है। पार्ट 4 रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। ये चार पार्ट्स होते हैं एंड किसके? फाइनेंस एक्ट के। ठीक है, उसके बाद है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है साहब? नोटिफिकेशन का मतलब होता है अगर सरकार को बीच में कोई चेंजेस लेके आना, बजट आता है हर साल में 1 फरवरी को, लेकिन जुलाई में कुछ चेंज लेके आना होगा, कोरोना आ गया था, काफी चेंज आ गए थे, तो नोटिफिकेशंस आती हैं। नोटिफिकेशंस आर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो भी एक्ट के प्रोविजन है उनको इफेक्ट देने के लिए एक नोटिफिकेशन लाई जाती है कि ये फला फला डेट से एप्लीकेबल होगी। सर्कुलर्स क्या है? सर्कुलर्स आर क्लैरिफाई द डाउट। आपको कोई नोटिफिकेशन सब पर बाउंड होती है, ये बात ध्यान रखना। नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन, चाहे एसएससी हो चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। एसएससी का मतलब क्या है? एसएससी का मतलब इससे आगे डेफिनेशन में हम देखेंगे, जो बंदा टैक्स भरता है, जो टैक्स के लिए लायबल है, वो एसएससी है। अभी के लिए समझ लो। तो हाँ, नोटिफिकेशन सब पर बाउंड होती है, चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे एसएससी हो, लेकिन जो सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर भारत सरकार देती है टू क्लैरिफाई द डाउट इन द मार्केट, इन द सोसाइटी। जो मार्केट में डाउट चल रहे हैं उन डाउट्स को क्लैरिफाई करती है। तो जो सर्कुलर्स हैं वो बाइंडिंग होते हैं सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर। एमसीक्यू आ सकता है, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन ओनली ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन बोथ एसएससी एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर आपने बताया था एक्सप्लेनेशन भी टू क्लैरिफाई डाउट होती हैं। हाँ जी, जो बच्चा ध्यान दे रहा होगा उसको यहाँ कंफ्यूजन आनी चाहिए। सर एक्सप्लेनेशन भी क्लैरिफिकेशन ऑफ द डाउट होती है और सर्कुलर्स भी सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू क्लैरिफाई द डाउट होती है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखिए लिखा है बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट बट नॉट ऑन द एसएससी सर्कुलर्स। दोनों में डिफरेंस ये है जनाब, सेक्शन के नीचे लिखी जाती है एक्सप्लेनेशन, एक्ट में आप देखोगे जब, ठीक है, लेकिन सर्कुलर्स आते हैं साल के बीचों बीच में, कभी भी सर्कुलर आ सकता है। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है, जो एक्सप्लेनेशंस है वो सेक्शन के नीचे ऐड होती हैं और जो कि सर्कुलर्स है वो अलग से रिलीज किए जाते हैं, साल में कभी भी रिलीज किया जा सकता है। चल, एक सर्कुलर आया था, बड़ा ही प्यारा सर्कुलर है, सर्कुलर 28/2016, जन्मदिन के ऊपर है कि आपका जो भी जन्मदिन होगा, अगर बाई चांस मान लीजिए आपका जन्मदिन बर्थडे पड़ता है 1 अप्रैल को और आप उस दिन हो जाते हो या तो 60 ईयर के या 80 ईयर के, तो बहुत से पब्लिक को यहां पर ये डाउट था कि भैया जन्मदिन मनाया जाता है 1 तारीख को, तो एओ जो असेसिंग ऑफिसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो कहता था तुम तो 1 तारीख को 60 ईयर या 80 ईयर के हो रहे हो, तो स्लैब रेट में हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे 80 ईयर या 60 ईयर वाला। तो इसलिए इन्होंने सर्कुलर लेके आए, इन्होंने बोला 1 अप्रैल से पहले जो 31 मार्च आई, मतलब वो उसी साल कंप्लीट हो चुकी है उसकी एज। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, अगर यहां पर 2023 31 मार्च 2023 और यहां पर आ गई 1 अप्रैल 23, तो अगर उसका बर्थडे 1 अप्रैल को है तो मान लिया जाएगा वो 2023 में ही, मतलब 22-23 का जब मैं टैक्स निकालूंगा तो ही उसको 60 ईयर/80 ईयर जो भी जिस साल का है उतना मान लिया जाएगा और स्लैब रेट का, एक्सेस स्लैब रेट का बेनिफिट दिया जाएगा 5 लाख और 3 लाख। अगर एओ की बात करूं तो वो कह रहा था साहब ये तो अगले साल, इसको तो बेनिफिट जो मिलेगा ना वो अगले साल मिलेगा 23-24 में। तो सरकार ने कहा रे केक कटिंग हो रही है, एज पहले दिन ही यहीं पर 31 तारीख को ही ये पूरा हो चुका है, वो तो अगला साल लग गया ना यार, वो तो अगला साल लग गया, यहीं पर उसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब पूरा वो 60 ईयर का हो चुका है, तो इसी साल में उसको 60 ईयर/80 ईयर्स के जो स्लैब रेट है 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट दूंगा। एओ ये कह रहा था सर इसको ना यहां पर बेनिफिट दो, सरकार बोली नहीं यहीं पर दे दो। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद केस लॉज। केस लॉज का मतलब है, देखिए जब भी इनकम टैक्स एक्ट बनाया, कोई भी एक्ट बनाया, तो सरकार के लिए या फिर जो भी एक्ट बनाते हैं लॉ मेकर हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है
कि हर इंसान के हिसाब से एक्ट बनाया जाए। एक्ट हमेशा इन जनरल बनता है, इन जनरल सोसाइटी पर एप्लीकेबल होता है। एक्ट आने के बाद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है अब अपने केस के अकॉर्डिंग, फिर पब्लिक जाती है उठकर कोर्ट में, कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, तो कोर्ट के डिसीजंस आते हैं। एक हिरार्की होती है, सीआईटी अपील्स, आईटीएटी के बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अदर नेम एपेक्स कोर्ट भी बुलाते हैं, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। तो हाई कोर्ट में अगर कोई डिसीजन आता है तो वो उसी एरिया में बाउंड होता है, जिस भी स्टेट का वो हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे इंडिया में बाउंड होता है, फिर वो लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो लॉ बन गया, वो लॉ चलेगा जब तक एक्ट में या बजट में चेंज लाकर उसको अमेंड ना कर दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही सर्वमान्य होगा। ठीक है जी, तो यहां पर ये सारी बातें लिखी गई। हाई कोर्ट का डिसीजन उसी स्टेट में जुरिडिक्शन में एप्लीकेबल होगा जिस भी स्टेट का वो हाई कोर्ट है। सेक्शन 4 बात करता है टैक्सेशन की। लेविड टैक्स लगाया जाएगा। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। हर पर्सन पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, हर साल लगाया जाएगा। ये कौन बोलता है? चार्जिंग सेक्शन। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, और हर चैप्टर का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, या हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। देखिए ये हमेशा आपने हो सकता है अपने लॉ में भी पढ़ा हो, मैं यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी टर्म, जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है और कोई टर्म की डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, तो आप सेक्शन 2 में जाकर उस डेफिनेशन को रीड आउट कर सकते हैं। अगर वहां पर भी नहीं दी गई डेफिनेशन तो आप जनरल डिक्शनरी का जो मीनिंग है वो उस एक्ट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो इंडिया की आती है, फिर एसएससी की आती है। इंडिया का मतलब क्या है? देखिए इंडिया का मतलब ये है, इंडिया की डेफिनेशन आपने क्यों पढ़ी? इंडिया की डेफिनेशन आपने इसलिए पढ़ी ताकि आपको पता हो, कहीं आप समुद्र के बीचों बीच खड़े हो और आप बोलो भैया मैं इंडिया में नहीं खड़ा हूं, इंडिया की धरती पर नहीं हूं, मैं तो समुद्र में हूं, तो मुझसे क्यों इनकम टैक्स लिया जाएगा? सर ऐसा भी होता है कि हाँ, तेल की खदानें निकल जाती हैं समुद्र में, कोयला निकल जाता है, कोयले की खदानें जो होती हैं पहाड़ों में, गैस पाइपलाइन निकल गई, ये सारी चीजें जब इनकम जनरेट होती है तो ये समुद्र में रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसको किसको, इनकम टैक्स एक्ट को पूरा डिफाइन करना किया गया कि भाई यहां तक इंडिया हम मानेंगे और इसमें होने वाली इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया की डेफिनेशन क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया, भैया जो भारत का बाहर का बॉर्डर है, जमीनी एरिया। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 12 न्यूटिकल माइल तक। 12 न्यूटिकल माइल क्या होता है? यहाँ पर हम किलोमीटर्स में नापते हैं एरिया को, और समुद्र में ये न्यूटिकल माइल्स, और आई थिंक 1.85 समथिंग का, या 1.85 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटिकल माइल। सी बेड, जमीन, समुद्र के नीचे की जो जमीन होती है, वो कह रहे हैं हवा पानी जमीन, इस एरिया तक का इंडिया का ये 12 न्यूटिकल माइल तक, पानी भी, उसके ऊपर हवा भी, उसके नीचे सी बेड, जो समुद्र है, समुद्र की सतह, नीचे की जमीन। सब सोयल अंडरलाइंग सच वाटर। कंटिन्यूअस जोन 24 न्यूटिकल माइल तक, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 न्यूटिकल माइल तक, 200 न्यूटिकल माइल तक। आपको ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 12 न्यूटिकल माइल, कंटिन्यूअस जोन 24 न्यूटिकल माइल, और अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 न्यूटिकल माइल तक इंडिया के अंदर आता है। उसके अलावा कोई भी जो मैरीटाइम जोन एक्ट है, एक मैरीटाइम जोन एक्ट है जो पूरे इंडिया को डिफाइन करता है, अगर उसमें कुछ एक्सटेंशन आती है तो वो इंडिया माना जाएगा। एसएससी कौन होता है? देखिए वो कहता है एवरी पर्सन, एनी पर्सन, पर्सन का मतलब कोई भी, अभी पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन, मैं, तुम, कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई एलएलपी, कोई एओपी, कोई बीओआई, कुछ भी, कोई भी पर्सन अगर भारत सरकार को इनकम टैक्स के लिए लाइबल है तो वो एसएससी कहलाएगा, वो एसएससी कहलाएगा। किसी को नोटिस आ गया है तो वो भी एसएससी कहलाएगा। किसी ने डिफॉल्ट कर दिया है, टीडीएस नहीं काटा है, जमा नहीं कराया है, काट के अपने पास रख लिया है, टीसीएस कलेक्ट नहीं किया है, कलेक्ट करके अपने पास रख लिया है, कोई भी डिफॉल्ट करता है तो ये सारे के सारे एसएससी कहलाएंगे। उसके बाद आया असेसमेंट। असेसमेंट आपके लेवल पर नहीं है, सी फाइनल लेवल पर है। असेसमेंट का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, ऑडिट करना। जब आपने रिटर्न फाइल कर दी उसके बाद पार्ट शुरू होता है किसका? असेसमेंट का। देखिए रिटर्न भरने तक की प्रोसेस सीए इंटर लेवल पर है, रिटर्न भरने के बाद क्या हालत होती है वो सारी सीए फाइनल लेवल पर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी।
उसके बाद पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब यहाँ पर हर तरह का इंसान है, ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, जितनी भी तरह की हैं, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। चलिए जी, टाइम अभी तो आधा घंटा ही हुआ है, बहुत बढ़िया, आधे घंटे की और लगभग ये क्लास बची है, फटाफट रिवीजन करते रहो बस। पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब आप और मैं जो सांस ले सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पूरा का पूरा एचयूएफ के बारे में इसमें डिफाइन है। इंडिविजुअल एचयूएफ के स्लैब रेट्स होते हैं इनकम टैक्स पे करने के लिए। अगर आपसे बाई चांस पूछा गया, अगर आपसे पूछा गया तो हो सकता है आपसे एमसीक्यू में इससे एक दो बातें पूछ ली जाएं। इवन ए सिंगल मेल मेंबर कैन हैव एचयूएफ, यस, सिंगल मेल मेंबर, एक अकेला आदमी भी एचयूएफ बना सकता है। मैरिड डॉटर्स आर नो लॉन्गर ट्रीटेड एज मेंबर ऑफ एचयूएफ वे आफ्टर दे गेट मैरिड, क्योंकि वो अगले घर चली जाती, फिर वो अगले घर की एचयूएफ की मेंबर होती है। ठीक है जी। उसके बाद को परसेंसर्स, co-percerners एचएफ में कंटेन मैनी मेंबर बट ओनली मेंबर्स विद इन 4 डिग्रीज, 4 पीढ़ियां इंक्लूडिंग करता को परसेंसर्स हो सकते हैं, और ये ही सिर्फ और सिर्फ बंटवारा करवा सकते हैं। इसके अलावा एचएफ का कोई बंटवारा नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए। दो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं एचएफ में, एक दया भागा, एक मिताक्षरा। दया भागा कहां चलता है, दया भागा वेस्ट बंगाल और आसाम में चलता है। इसके अकॉर्डिंग बाय बर्थ आप एचएफ का पार्ट नहीं होते, जब कर्ता अपनी जगह से हट जाता है, दैट मींस डेथ हो जाती है, उसके बाद ही आप एचयूएफ के पार्ट बनते हैं। लेकिन जो मिताक्षरा है, जो रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है, जो आपकी और मेरे यहाँ जैसे दिल्ली वगैरह में मिताक्षरा चलता है, बाय बर्थ आप एचयूएफ का पार्ट होते हैं। मेन डिफरेंस इसमें ये था। कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन की बात करो, एक डोमेस्टिक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में दो तरह की कंपनियां होती हैं। डोमेस्टिक कंपनी, एक इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का मतलब जो इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956 में रजिस्टर्ड है, कॉल्ड इंडियन कंपनी। दूसरा डोमेस्टिक कंपनी, एक कंपनी और होती है जो भी फॉरेन कंपनी विच हैज एजीएम इन इंडिया, उसने एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग इंडिया में कराई है, साथ में प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के, और जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसको पे भी किया, और जो डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेमेंट की वो कहां से किया, इंडिया से कमाई हुई इनकम से, तो आपको डोमेस्टिक कंपनी मान लिया जाएगा, और चार्ज अकॉर्डिंगली टैक्स आपसे चार्ज किया जाएगा। फॉरेन कंपनी का मतलब अदर देन डोमेस्टिक कंपनी इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। उसके बाद बात करूं फर्म, फर्म का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म। फर्म इंक्लूड पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तीन चीजें इसमें बताई, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इस पे तीनों पे टैक्स रेट लगता है। चलिए, टैक्स ट्रीटमेंट वुड बी एप्लीकेबल फॉर बोथ जनरल पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, सेम टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, आप लीगली पार्टनरशिप, देखिए एमसीक्यू यहीं से पूछता है, फिर बच्चा कहता है सर एमसीक्यू अच्छे नहीं हुए। व्हेन दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टनरशिप लीगली, जब वो लीगली पार्टनरशिप नहीं बनाते, कॉल्ड एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में मैंने बताया इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी हो सकता है। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करूं, उसमें सारे इंडिविजुअल होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जब सब इंडिविजुअल मिलकर कोई एक ग्रुप बनाते हैं और वो एज ए कलेक्टिवली काम करते हैं, तो वो होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जब वो सारे मिलकर, कोई भी पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, तो वो सारे मिलकर काम करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और उनका मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, कॉमन एक्शन एंड देयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस इनकम, कॉल्ड एओपी। ये पूरा पूरा डिफरेंस दिया हुआ है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है, लोकल अथॉरिटी मतलब जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज होती है, कंटेनमेंट जोन होते हैं, पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, ये सारे के सारे लोकल अथॉरिटीज होती हैं। लोकल अथॉरिटी की इनकम टैक्सेबल तभी होगी जब वो अपनी एरिया से बाहर, अपने जुडिक्शनल एरिया से बाहर
सप्लाई करता है अदर देन वाटर इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी अपने एरिया से भी बाहर करता है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। मतलब वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा अगर लोकल अथॉरिटी कुछ भी बाहर सप्लाई करती है तो वो टैक्सेबल होगी। अगर एरिया से बाहर वो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती, चाहे एरिया से बाहर हो, एग्जेम्प्ट होगी ही होगी। उसके बाद जो भी कुछ बच जाए उठा के इसमें डाल देना आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे अपना ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे यूनिवर्सिटीज, जैसे बार काउंसिल, बात समझ में, डेटी, ये सारी चीजें कहां पर होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। चलिए जी, उसके बाद आपके 5 हेड आते हैं, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, IFOS। इनमें एक एक करके हम आगे आने वाली वीडियोस में इनको एक एक करके बारीकी से डिस्कस करेंगे। सैलरी हेड 15 to 17, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27, उसके बाद PGBP 28 to 44 DB, कैपिटल गेन 45 to 55A और IFOS 56 to 59। ये सेक्शन नंबर यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं, किस सेक्शन में क्या लिखा है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, आप टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, कभी भी पांचों हेड को जोड़कर टोटल इनकम नहीं निकाली जाती, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप उस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करोगे कि भैया तू रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, कि ROR है कि RNOR है। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ROR RNOR क्या होता है। तो सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करूंगा, फिर 5 हेड की इनकम उसमें ऐड कर दूंगा। कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजन लगा दूंगा, एक चैप्टर है आपका। क्लबिंग प्रोविजन के बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लगा दूंगा, लॉसेस वाला, वो भी एक आपका चैप्टर है। फिर आ जाएगी आपकी जीटीआई में से माइनस कर दूंगा डिडक्शन के बाद जो भी बचेगा वो बचा आपका टोटल इनकम। दैट्स कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, आप चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो। एक छोटा सा डिफरेंस है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब है आपके पास इनकम आई और आपने उसको दूसरे को दे दिया। जैसे आपका डिवोर्स हो गया तो आपकी वाइफ ने आपको क्लेम के लिए डाला कि भैया आपको मुझे 15,000 रुपए पर मंथ देने हैं। तो जब आप सैलरीड पर्सन हो, आपने सैलरी कमाई, 15,000 रुपए आप उस महीने हर महीने उसको दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जबकि डाइवर्जन ऑफ इनकम, मान लीजिए किसी एक पूरी फैमिली की पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म में उनकी सारे बेटे चला रहे थे, उनका बाप फादर साहब उनके वो भी इंक्लूड थे। उसमें पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी गई थी, जब उनके फादर एक्सपायर हो जाएंगे तो उनकी मां को कुछ परसेंटेज दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम। और एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आपकी कोई लायबिलिटी है, कोई मजबूरी है, तो अगर एप्लीकेशन ऑफ इनकम है टैक्स होगा उस पर, जबकि डाइवर्जन ऑफ इनकम पर टैक्स नहीं होता। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हर साल फाइनेंशियल ईयर होता है। उसके बाद बात करूं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर का मतलब वो साल है, प्रीवियस ईयर का मतलब कभी भी पिछला साल नहीं होता। प्रीवियस ईयर का मतलब वो साल है जिस साल में आप इनकम कमाते हो, जिस साल में आपने पैसा कमाया, आपकी इनकम जनरेट हुई, कॉल्ड प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर की अगर मैं बात करूं, असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल में आपने कमाए हुए पैसे पर टैक्स देते हो असेसमेंट ईयर में। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर है। इस साल में आपको जो क्वेश्चन आएंगे, तो जिस भी एसएससी ने इस साल में इनकम कमाई वो कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और उससे अगला साल 24-25 वो हो गया असेसमेंट ईयर। अब मैं अगर 24-25 में खड़ा हूं तो मेरे से पिछला साल कौन सा है, दैट इज, इसलिए इसको प्रीवियस ईयर बुलाया जाता है। डिटेल में मैंने रेगुलर क्लास में इसका डिस्कस किया था, छोटा सा मैं उदाहरण दे देता हूं। भैया 23-24 में मैंने कमाई इनकम, मेरा फाइनेंशियल ईयर में मैंने कमाया पैसा, कॉल्ड प्रीवियस ईयर। इससे अगला 24-25 कॉल्ड असेसमेंट ईयर। इस साल में मैं टैक्स दूंगा क्योंकि 31 मार्च तक तो मुझे पता ही नहीं कितना इनकम हुई, तो 31 मार्च 2024 तक जो भी मैंने कमाया, मैं 24-25 में 1 अप्रैल 2024 से एलिजिबल हूं टैक्स देने के लिए। असेसमेंट ईयर में खड़ा हूं, पीछे मुड़ के देखता हूं, कॉल्ड प्रीवियस ईयर। देखिए, जब भी फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है, असेसमेंट ईयर भी 12 महीने का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने जो अपना बिजनेस शुरू किया हो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त में शुरू किया हो, तो बीच में आप शुरू करें तो वो
ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने से कम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप कोई इनकम कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और टैक्स उस पर देते हैं, वो कब देते हैं? असेसमेंट ईयर में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना होता है। देखिए नोट्स की पूरी आप हमारे साथ प्रिंट आउट निकाल रखे हैं, तो फटाफट इसका पेज नंबर निकाल लो जो भी होगा। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस, कुछ ऐसी एक्सेप्शन है कि जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमा के प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना होता है। थ्योरी में एक क्वेश्चन बनता है आपका, प्रीवियस ईयर में इनकम कमा के प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना होता है, असेसमेंट ईयर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों? सबके पीछे एक रीजन है। शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है मतलब बंदा यहाँ का नहीं है, इंडिया का बंदा नहीं है, नॉन रेजिडेंट, एनआर, एनआर है, बाहर का बंदा है, नॉन रेजिडेंट है भैया, बाहर का बंदा। शिपिंग बिजनेस है, मान लो जॉन बाहर से जहाज लेकर आया, गुजरात पोर्ट पर माल उतारा, बाहर की बाहर चला गया, कौन टैक्स लेने वाला है? तो इसलिए वो कहते हैं भैया जिस साल में आपने माल उतारा, यहां से इनकम कमाई, अब यहां पर माल उतारेगा तो जिसका माल उतारा वो उसको पैसे देगा। वो कह रहे हैं भैया हम आपका पोर्ट तभी जाने देंगे, तभी आपके डॉक्यूमेंट क्लियर करेंगे जब आप यहाँ पर टैक्स देके जाओगे। तो जिस साल में मान लो 31 जुलाई को आया था, तो भाई तू अगस्त में अपना क्लियर कर दे और चला जा, फिर तू अगले साल का वेट मत कर कि मैं असेसमेंट ईयर में टैक्स दूंगा, ना ना ना। पर्सन लिविंग इंडिया, पर्सन लिविंग इंडिया का मतलब आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं है वापस आने की, भैया जा रहे हो तो टैक्स देके जाओ। हैशटैग नीरव मोदी डायमंड व्यापारी, भैया जाना ही है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया के जो टैक्स है, जो ड्यूज है वो क्लियर करके जाओ। तो इसी साल कर जाओ जिस साल में जा रहे हो। असेसमेंट ईयर में थोड़ी आओगे यार तुम टैक्स देने की, नहीं अब मेरा असेसमेंट ईयर लग गया, चलो मैं इंडिया में टैक्स दे आता हूं, ना, प्रीवियस ईयर में ही देकर जाओ। एओपी बीवाई फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर, मैंने इसकी एक कहानी भी सुनाई थी रेगुलर क्लास में, 5 पॉइंट को याद करने की, जैक टाइटैनिक जैक वाली कहानी, जो रेगुलर क्लास के बच्चे उनको पता होगा। एओपी बीवाई फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, एक मैंने एओपी बनाई, अभी जैसे दिवाली गई है, कुछ दिन पहले दिवाली गई है, मैंने मेरे दोस्त ने मिलकर बम बेचे, हम दोनों ने मिलकर एक एओपी बनाई थी या बीओआई बनाई थी। जब हम दिवाली चली गई, एओपी बीओआई तहस नहस होगी, तो भैया जिस साल में तहस नहस हुई उसी साल में टैक्स दे दो। असेसमेंट ईयर की क्या वेट कर रहे हो? अगले साल में जाके तुम फिर दोबारा कंटिन्यू थोड़ी करने वाले। पार्टनरशिप फर्म बने, मैं तो हर साल बिजनेस करूंगा, इंडिविजुअल मेरा बिजनेस है, मैं तो हर साल करूंगा। तो सरकार कहती कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर में कमाया, असेसमेंट ईयर में टैक्स दे दो। लेकिन आपने एओपी बनाई, आपको पता है दिवाली के बाद ये नहीं चलने वाली, तो भाई दिवाली वाले साल में टैक्स दे दो, जिस साल में कमाया उसी साल में टैक्स दे दो। पर्सनल लाइकलीहुड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, आप प्रॉपर्टी बेचने वाले हो अवॉइड को टैक्स करने के लिए, हैशटैग अनिल अंबानी। अनिल अंबानी इंसॉल्वेंट होने वाला है, पता है साहब इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, तो एक काम करता हूं पहले ही ये प्रॉपर्टी बेच देता हूं सरकार को ताकि पैसा ना देना पड़े। ना 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 ना, एओ को पता चल गया, एओ को पता है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, इंसॉल्वेंट होने वाला, एओ कहेगा भाई मैं असेसमेंट ईयर का वेट नहीं कर रहा, नोटिस थमा देगा, इसी साल टैक्स दे दे। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अब बिजनेस ही बंद कर दिया तो अगले साल का क्या वेट करना है यार, इस साल बिजनेस बंद कर दिया, चल इस साल ही टैक्स दे दे, निकल। पांचों की मैंने कहानी बना रखी है, अगर कहानी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर एक ऑडियो बना के कहानी का डाल दूंगा। चलिए साहब, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अब ये बात आई, ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आप इनकम कमाते हो लेकिन ये इनकम नहीं होती है, ये वाले पॉइंट है, ये वाली इनकम नहीं होती है। आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हो, आप इनकम कमाई, आपने टैक्स दे दिया। लेकिन जो मैं अब केसेस बताऊंगा, ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो इनकम नहीं है एक्चुअल में, बट आपकी इनकम मान ली जाएगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली बात, मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली बात। आप मानो या ना मानो, सरकार आपके हाथ में इनकम कंसीडर करके आपसे जबरदस्ती टैक्स लेगी। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? नंबर 1, सेक्शन 68 की बात करूं, कैश क्रेडिट। आपके अकाउंट्स में, आपकी बुक्स में, आपकी बैंक स्टेटमेंट में कुछ ऐसी एंट्रियां मिली हैं जो क्रेडिट साइड में हैं और आप उनका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। When any sum is found credited in the books of SSC, आपके अकाउंट्स बुक्स में कुछ ऐसी अमाउंट मिली है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपने कोई लोन ले रखा है, आपने किसी से लोन लिया, अब इनकम टैक्स ने पूछा हाँ भाई ये एंट्री किस चीज की है, 10 लाख रुपए, सर ये तो मैंने लोन लिया था अपना बिजनेस चलाने के लिए। किससे लिया था? ये लिया था मोहन से। अच्छा मोहन बता भाई तूने इसको लोन दिया था? मोहन कह रहा नहीं मैंने तो लोन नहीं दिया था, नहीं मैं तो कुछ नहीं हुआ था। वो भी अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया तब भी वो 10 लाख का आपकी इनकम मान ली जाएगी। बात समझ आई? लोन लिया था,
वापस करना था। इनकम किस बात की? पैसा लिया उधार, वापस कर दूंगा ब्याज समेत। सरकार कहती है आपकी बुक्स में कोई ऐसा पैसा क्रेडिट साइड में है, मतलब आपको वो पैसा रिसीव हुआ है और आप जवाब नहीं दे पा रहे। जैसे कई बार बच्चे पेरेंट्स से पूछते हैं, मम्मी मम्मी पापा पापा ये बच्चे कहां से आते, तो भगवान कई बार कहते हैं ना, भगवान देवत है, परी आती है वो गोद में रख के चली जाती है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। बच्चा है, समझ थोड़ी पाएगा। तो यही राम कहानी इसकी है। जब आप बच्चे इनकम टैक्स वाले कहते सर ऐसे ऐसा हुआ था, वो कह रहा है यार बेवकूफ समझ लिया है, मैं 2.5 साल का बच्चा हूँ जिसको ये समझा रहे कि बच्चे कहाँ से आते हैं। तो यही बात यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए, आपने कहानी बनाने की कोशिश की, मैं तो वहां गया था, अचानक से मुझे ये पैसा मिला, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो कहेगा तू एक काम कर, अपना सेक्शन 68 में कैश क्रेडिट में तेरी इनकम कंसिडर हो गई। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी, जैसे फार्म हाउस खरीद लिया भैया आपने, आपने फार्म हाउस खरीद के रखा हुआ है, हाँ जी, आपने फार्म हाउस खरीद के रखा हुआ है, जब आपके यहाँ आए तो पेपर मिले किसी और के नाम से, इन्वेस्टमेंट थी, आपसे पूछा हाँ भाई बताओ क्या चक्कर है, अरे साहब ये तो ऐसे ऐसे था, वो उन्होंने खरीदा हुआ है। तहकीकात में पता चली आप सही से जवाब नहीं दे पाए। अगर आप सही से जवाब नहीं दे पाए, आपके फार्म हाउस की जो भी कीमत होगी आपके हाथ में इनकम मानकर टैक्स कर दी जाएगी। अनएक्सप्लेन मनी एसेट एक्सेट्रा, अगर आपके यहाँ कुछ भी ऐसी मनी पाई गई, बुलियन ज्वेलरी गोल्ड पाया गया जिसका आप जवाब नहीं दे पाए, या आपने जवाब दिया और एओ, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, जो आपसे जवाब मांग रहा है, इनकम टैक्स वाला बंदा, वो आपसे जवाब मांग रहा है और आप नहीं उसको सेटिस्फाई कर पाए, तो आपकी इनकम कंसीडर होगी ही होगी। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने लेट से एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, लेट से आपने गोल्ड खरीदा 10 लाख रुपए का, आपने बुक्स में दिखाया हुआ 2 लाख का ही गोल्ड खरीदा था, जब वो आए तो दिखा रहे तो 10 लाख का, आपने तो सिर्फ 2 लाख का दिखा रखा, 8 लाख आपकी बुक्स आपके हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अच्छा घर में इतनी महंगी महंगी पेंटिंग लगा रखी है, ओहो सोफे तो आपने लेदर के लगा रखे हैं, सब कहां से आया ये पैसा, वो ना हम तो कमाते हैं जी, जब देखा आईटीआर भरते हैं, आईटीआर भरते हैं 4,96,000, 4,96,000, 5 लाख से नीचे, ताकि रिबेट मिल सके 87 है कि टैक्स भरते ही नहीं। कह यार साल में 5 लाख कमाते हो, पूरा 5 लाख भी नहीं कमाते, 4,96,000 अप्रोक्स कमाते हो, और लेदर के इतने महंगे महंगे, क्या गया अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, जो मार्बल्स बिछा रखा है घर में, टाइल्स एकदम पानी की तरह दिख रही है, इतनी महंगी टाइल्स लगा रखी, एक्सपेंडिचर, वो सारा आपके हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा। शादी हुई थी, खुद की शादी में 500 करोड़ उड़ा देते हैं आजकल, एक न्यूज चली हुई है, तो अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडई, प्रोमिसरी नोट, आपको पता है हुंडई प्रोमिसरी नोट तरह का होता है, सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, उसको देकर आप उस पर लोन ले लेते हैं। तो अगर आपने वो लोन लिया, कैश में लिया या रीपे किया, कैश में किया, तो जो भी कैश में करोगे वो आपकी इनकम कंसीडर हो जाएगी, अदर देन अकाउंट पे चेक। ठीक है जी, अदर देन थ्रू अकाउंट पे चेक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, विद एग्जांपल सारी चीजें मैंने समझा रखी हैं। कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करना, सुनना। चलो जिसका, हाँ लास्ट बात, सेक्शन 60 सेक्शन 69 जो रिडीम प्रोविजन वाले 5-6 पॉइंट मैंने बताए हैं, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, कैश क्रेडिट, मनी वाले, इस पर टैक्स कितना लगाया जाए, टैक्स लगाया जाता है आपका 60%। खुद से बताओगे तो स्लैब रेट से टैक्स दे देना, लेकिन अगर हम आए और जवाब नहीं दे पाए तो आपसे 60% का टैक्स लेंगे, प्लस सरचार्ज कंपलसरी लगाएंगे 25% का, इफेक्टिव रेट प्लस 4% का एचईसी जोड़ के जो इफेक्टिव रेट आएगा वो आएगा 78%। सीए फाइनल में आप पढ़ेंगे इस पे 10% की पेनल्टी भी है, जो पेनल्टी लगाई जाएगी आपसे, चार्ज किया जाएगा, तो ये 80-90% के अप्रोक्स पड़ जाता है, आपसे इतना टैक्स लिया जाता है। अगर सरकार ने आपसे पूछा जो भी ये सेक्शन 68 सेक्शन 69 था, सेक्शन 66 सेक्शन 69 प्रीवियस फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप इसमें से कभी भी आपको नाइदर, ये यहां से बनेगा जी एमसीक्यू, पहले ही बता दे रहा हूं एमसीक्यू बनते ही ऐसे, नाइदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉर एनी अलाउंस नॉर सेट ऑफ एनी लॉस, ना डिडक्शन मिलेगी, ना लॉस सेट ऑफ कर सकते, ना बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगी। खुद से आए थे, खुद से रिटर्न फाइल की थी, बेसिक एग्जेम्पशन भी ले लो, डिडक्शन भी क्लेम कर ले,
किसी हेड में लॉस है वो भी सेट ऑफ कर लो। अगर मामा आपके घर आ गए, इनकम टैक्स वाले आपके घर आ गए, आपने जवाब नहीं दिया, आपसे 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 68% 60% प्लस 25% का सरचार्ज 78% कुल मिला के इफेक्टिव रेट, इतना तो मैं आपसे टैक्स लूंगा प्लस लूंगा पेनल्टी। दूसरा आपको एक और मार मारूंगा, क्या मार, ना तो लॉस कोई सेट ऑफ करने दूंगा इस इनकम से, ना कोई डिडक्शन अलाउड करूंगा, ना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख का कोई बेनिफिट नहीं दूंगा। बात समझ आई? जी सर समझ आई। ठीक है, यहां पर आपका जो मेन थ्योरी वाला मोटा मोटी पार्ट था वो खत्म होता है। अब आते हैं आपके टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स अमेंडमेंट भी है यहां पर, हाँ जी अमेंडमेंट भी है यहां पर, बिल्कुल अमेंडमेंट है यहां पर। और हाँ जी अमेंडमेंट आपकी यहां पर है, अभी मैं बता दूंगा कि कहां कहां अमेंडमेंट हुई है। जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे मई 24 नवंबर 24 में, उनके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे निराले, आपको पिछले 2 अटेम्प्ट की अमेंडमेंट एट लिस्ट पता होनी चाहिए कि ये अमेंडमेंट हुई थी। सर ऐसा क्यों, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो नई क्लासें ली थी। भाई तूने क्लासें नहीं ली थी, लेकिन जो पेपर बनाने वाला है ना, जो पेपर सेट करने वाला है, वो लेटेस्ट चीजें पूछता है। अब तुम्हें मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन जब तुम्हें ये पता है कि अमेंडमेंट वाला ये पोर्शन है, तो अमेंडमेंट से आने के चांसेस आर हाई। तो हमेशा पिछले एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट की अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए। चलिए सर, तो मैं आपको बता दूं, जो पिछले नवंबर 2023 तक जो था वो ऑप्शनल या फिर क्या बोलते हैं कंपल्शन, ऑप्शनल और कंपल्शन वाली जो बातें थी, ऑप्शनल टैक्स रिजिम थी, एक कंपल्शन टैक्स रिजिम थे, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम भी बोल सकते हैं इसको। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम या ऑप्शनल टैक्स रिजिम, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, चेंज कर दिया है। जो नवंबर 2023 तक ऑप्शनल होती थी उसको तो डिफॉल्ट कर दिया, और जो डिफॉल्ट होती थी इसको ऑप्शनल बना दिया मई 24 नवंबर 24 वाले बच्चों के लिए। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शनल टैक्स रिजिम। पहले ये कंपल्शन होती थी, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम होती थी, मतलब अगर आप रिटर्न भरते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न इन स्लैब रेट्स पर कैलकुलेट होगी। लेकिन अब इनको ऑप्शनल कर दिया गया है। अब जब आप रिटर्न भरोगे तो आपसे जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है उसी में टैक्स भरवाया जाएगा, या फिर को न्यू टैक्स रिजिम के नाम से भी उसको जानते हैं। तो ये जो पहले डिफॉल्ट टैक्स रिजिम थी उसको कर दिया है ऑप्शनल, चेंज यही हुआ है। चलिए पहले ऑप्शनल टैक्स रिजिम देख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इन्हीं पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और आईसीआई भी इन्हीं पर पूछता है। न्यू टैक्स रिजिम इसके बाद बात करेंगे। ऑप्शनल टैक्स रिजिम में अगर आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन 60 साल से नीचे हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो किसी भी उम्र के, चाहे 90 साल के हो, तो जो आपको स्लैब रेट के बेनिफिट है वो ये वाले मिलेंगे। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से अगले 5 लाख तक 5%, उसके बाद अगले 5 लाख से 10 लाख पर 20%, और अबाउट 10 लाख 30%। सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन का मतलब 60 ईयर एंड मोर, लेकिन 80 साल से कम, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन से नीचे हो, तो 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और अबाउट 10 लाख 30%। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो 80 ईयर्स एंड मोर, तो आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर वही 30%। ठीक है जी, ठीक है सर। ये तो था ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ये तो था ऑप्शनल टैक्स रिजिम। अब है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने ग्रीन करके कट कर रखे हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 बीएसी कॉल्ड बैक, बैक सेक्शन 115 बैक। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैव टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम। आप न्यू टैक्स रिजिम में पे करेंगे, लेकिन जब आप न्यू टैक्स रिजिम में पे करेंगे तो कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। वो कौन कौन सी हैं? वो ये है कि सर्टेन एग्जेम्पशन डिडक्शंस लाइक लीव ट्रैवल कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले टाइम तक नहीं मिलती थी, अब मिल जाएगी। सैलरी हेड में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 50,000 की, वो नहीं मिलती थी, अब मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये भी नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, लेकिन अदर देन एटीसीसीडी, सीसीएच, एटीजेजेएए, इनको मैं जब ये न्यू टैक्स रिजिम वाला सॉरी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वाला जब मैं आपको पढ़ाऊंगा
अलग से इसकी पूरी एक वीडियो बनाऊंगा 1-2 घंटे की, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अभी मोटा मोटी जो चेंजेस है वो मैंने कर रखे हैं, अलग से आप इनको देख सकते हैं कि ये चेंजेस थे इसमें। इस पे स्लैब रेट कैसे हैं, इसमें स्लैब रेट 3 लाख तक नील, यहां पर आप 3-3 लाख बढ़ाते जाओ, यहां पर आप 5-5% बढ़ाते जाओ, 3 लाख 5%, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, अब आओ 15 लाख, नील 5%, 10%, 15%, 20%, 30%। बात समझ आई? याद करने का आसान तरीका। सर क्या इसमें भी वैसे होगा? 60 साल तक 2.5 लाख, 60 अबाउ 80 ईयर तक 3 लाख, अबाउ 80 ईयर 5 लाख। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सभी के लिए सिर्फ यही स्लैब रेट है, इनके अलावा कोई स्लैब रेट नहीं है। न्यू या डिफॉल्ट? सर डिफॉल्ट, हमें भी अभी भी आदत है इसको न्यू बोलने की, लेकिन अब ये हो गई डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, सेक्शन 115 BAC। ठीक है जी, मैंने लिखा हुआ है BAC आर नॉट लाइबल टू AMT। AMT नहीं लगेगा अगर आप सेक्शन 115 BAC अब लेते हो। लास्ट में एक लाइन जरूर पढ़ना, इफ एसएससी ऑप्ट फॉर, अगर 115 BAC लिया, बैक लिया, तो आपको जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन अलाउड है वो 40% तक का ही बिजनेस साइड में डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। बीच में ये राम कहानी लिखी हुई है कि भैया 60 साल के हो या 80 साल के हो, सिर्फ 3 लाख का ही स्लैब रेट है, 5 लाख वाला स्लैब रेट नहीं मिलेगा। फर्म LLP लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लोकल अथॉरिटी टैक्स देंगी 30% पर विदाउट एनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। टैक्स रेट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले ये इंडिविजुअल की डिफॉल्ट टैक्स रिजिम थी, ये ऑप्शनल टैक्स रिजिम थी, इंडिविजुअल HF AOP BOI की। अब मैं बात कर रहा हूँ फर्म LLP लोकल अथॉरिटी की, तो ये फ्लैट 30% पर टैक्स देंगे विदाउट एनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रेट देती हैं वो स्लैब रेट में देती है 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक 20% और अबाउ 20,000 अबाउ 20,000 30% का इनको टैक्स रेट देना पड़ता है। ये जो चेंजेस हैं ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा जब मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम की अलग से क्लास बनाऊंगा उसी में। यहां पर मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट इंडिया कैन ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स 25.168 दिस BAD। ये सारे जो भी नए सेक्शंस है BAC, BAD, BAB, 115 BAB, ये सारे के सारे बाद में डिस्कस आराम से करूंगा। कंपनी का टैक्स रेट देख लेते हैं। हमने 3 टैक्स रेट डिस्कस किए, AOP BOI HF वाला, एक ऑप्शनल टैक्स रिजीम थी 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है जिसमें सिर्फ 3 लाख का स्लैब रेट है, ये तो हो गया इंडिविजुअल HF AOP BOI इनके लिए। उसके बाद मैंने डिस्कस किया पार्टनरशिप फर्म LLP लोकल अथॉरिटी के लिए, जो कि 30% फ्लैट 30% से टैक्स देना पड़ेगा। सेल माइनस परचेज माइनस खर्चे, जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको फ्लैट 30% देना, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंपनी। कंपनी की अगर मैं डिस्कस करूं, कंपनी में आपको 3 तरह के रेट्स हैं। 3 तरह के रेट्स कैसे हैं? अगर आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रीवियस ईयर 21-22 में, पिछले से पिछला, पिछले से पिछला, एक छोड़ के एक, 21-22 21-22 में अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो आपको 25% से टैक्स देना है। एंड अदर केस मतलब 400 करोड़ से ऊपर है 30% का टैक्स देना है। और जो फॉरेन कंपनी उसको 40 फॉरेन 40% से टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। बात कर ले सरचार्ज की। सरचार्ज का मतलब क्या है? सरकार का पेट नहीं भरा, सरकार का बिल्कुल पेट नहीं भरा, आपसे सिर्फ टैक्स लेके उन्होंने कहा हम आपसे और भी टैक्स लेंगे। टैक्स ऑन टैक्स कॉल्ड सरचार्ज। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, कॉल्ड सरचार्ज। सरचार्ज आपसे चार्ज किया जाता है, लेकिन 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लिया जाता, 50 लाख के ऊपर आप लोगों से सरचार्ज लिया जाता है। सरचार्ज के भी स्लैब रेट्स हैं, जैसे आपने अभी देखे। सरचार्ज के स्लैब रेट्स क्या है? 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो आपसे जो सरचार्ज लिया जाएगा वो 10% पर लिया जाएगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज लिया जाएगा वो 15% से लिया जाएगा। और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो जो सरचार्ज लिया जाएगा वो 25% लिया जाएगा। और अगर 5 करोड़ से भी ऊपर है तो आपसे 37% लिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो परसेंटेज है ये कभी भी इनकम की नहीं होती, ये टैक्स की परसेंटेज होती है। आप स्लैब रेट से, फॉर्म LLP में 30% से, कंपनी में 25%, 30%, 40% से जब टैक्स निकालते हो, जो भी टैक्स निकला
उस टैक्स का फिक्स ये वाला परसेंटेज आप सरचार्ज के रूप में देंगे। सरचार्ज आपसे कब लिया जाएगा? जब 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तब आपसे सरचार्ज लिया जाएगा। लेकिन 4 ऐसे सेक्शन हैं: डिविडेंड की इनकम, डिविडेंड एंड इनकम कवर्ड अंडर 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला, 112 कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला। अगर 4 ये इनकम है तो इसमें जो मैक्सिमम सरचार्ज लगाया जाएगा वो 15% का ही लगाया जाएगा। मैक्सिमम सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं जा सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अभी हम ये वाले एग्जाम्पल करेंगे। 15%, 20%, कब, कैसे। हाँ जी, तो अभी तक क्या बात समझ में आई? जब मैं रेट्स की अगर मैं बात करूं, रेट्स की अगर मैं बात करूं, फटाफट फटाफट फटाफट। टाइम कितना हो गया जी? टाइम हो गया साहब हमें करते हुए रिकॉर्डिंग पूरा 1 घंटा। हाँ, चलो खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है, बस खत्म होगी। 2-3 पेज और है। फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन क्वालिटी के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज। चलिए साहब, फटाफट अगर मैं बात करूं, आपसे टैक्स लिया जाएगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ऑप्शनल टैक्स रिजिम। जो पिछले साल तक डिफॉल्ट टैक्स रिजिम थी उसको कर दिया ऑप्शनल, जो ऑप्शनल थी उसको कर दिया डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अब जो ऑप्शनल टैक्स रिजिम है उसमें 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की स्लैब रेट है, उम्र के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है उसमें सिर्फ 3 लाख वाला स्लैब रेट है। 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख। इधर बढ़ना है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 0, 5, 15, ये वाला 5-5 से इंक्रीज कर देना है। फर्म एलएलपी 30%, कंपनी में, कंपनी वाले केस में, कंपनी वाले पैसे में 25%, 30%, 40%। उसके बाद बताया मैंने सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स चार्ज किया जाता है, सरचार्ज कहलाते हैं। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से ऊपर 15%, 1 करोड़ से ऊपर 15%, 2 करोड़ से ऊपर, हाँ जी, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से ऊपर 37%। लेकिन 4 मैंने इनकम ऐसी बताई जिस पर आपका सिर्फ मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 15% का आप सरचार्ज चार्ज कर सकते हैं। इसके पीछे पूरी राम कहानी है, रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों 15% ही चार्ज किया जाता है। डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कैपिटल ए। इनकी कोई भी इनकम हुई, इन इनकम पर चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कोई भी इनकम हुई, अगर वो इनकम मेरी 2 करोड़ से ऊपर जाती है, एक्सीड 2 करोड़, तो मैं मैक्सिमम 15% लगाऊंगा। 50 लाख से ऊपर गई लेकिन 1 करोड़ तक है 10%, और 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक है तो 15%। ठीक है, तो मैक्सिमम कहानी का क्रक्स ये है, जब ये 4 इनकम हो तो इन पर 15% का सरचार्ज लगाना, इससे ऊपर नहीं। फॉर टेक एन एग्जांपल, चलिए एक ये 2 इंपॉर्टेंट नोट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। एओपी में अगर कंपनीज है, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन में कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई। अगर सिर्फ कंपनीज ने मिलकर, 4 कंपनी ने मिलकर, मान लो टाटा रिलायंस ने मिलकर एक एओपी बनाई किसी पावर प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पर जो सरचार्ज लगेगा वो 15% लगेगा अबव इनकम 1 करोड़। सरचार्ज ऑन डिविडेंड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, 112A, 111A शैल नॉट एक्सीड 15%। चलिए आइए एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, 4 वाली, टोटल इनकम, सरचार्ज का रेट स्पेशल इनकम पर। अब अगर नॉर्मल इनकम 44 लाख, ये 44 लाख, टोटल इनकम कितनी होगी 88 लाख, अबव 50 लाख चलेगी, हाँ सर, तो दोनों पर 10% लगा दो। ठीक है सर, नॉर्मल इनकम 48 लाख, स्पेशल इनकम 72 लाख, टोटल इनकम 1 करोड़ 20 लाख। कितने से ऊपर चली गई? 1 करोड़ से ऊपर। सरचार्ज कितना सर? 15%। कोई दिक्कत नहीं है, 15 लगा दो। ठीक है, अब दिक्कत आनी शुरू होगी क्योंकि अब मैं 2 करोड़ से ऊपर लेकर जाऊंगा। जो नॉर्मल इनकम है वो मेरी 40 लाख, थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, नॉर्मल इनकम मेरी 40 लाख, स्पेशल इनकम मेरी 3.5 करोड़, 6.5 करोड़। अगर मैं एक एक करके एग्जांपल लूं, अगर मैं एक 40 लाख, 3 करोड़ 50 लाख, अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगा सकता हूं? सर 15%। वेरी गुड। इस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगा सकता हूं? सर मैं टोटल इनकम चेक करूंगा, टोटल इनकम कितनी होगी भाई?
सर 3,90,00,000, 3,90,00,000। देखिए आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है। हाँ सर मैं सरचार्ज तो लगाऊंगा, हाँ सर लगाओगे, लेकिन मैं सरचार्ज अगर इस पर कितना लगाऊंगा, सिर्फ 15% पर। मतलब अगर मेरी स्पेशल इनकम के कारण, वर्ड्स पर फोकस करना, अगर मेरी स्पेशल इनकम के कारण मेरी टोटल इनकम बढ़ रही है, स्पेशल इनकम के कारण मेरी टोटल इनकम बढ़ रही है, तो मैं मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लूंगा। यही बात लिखी हुई है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड, चारों की चारों एक्सीड 2 करोड़, टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ इनको मिलाते हुए, बट डज नॉट कवर्ड बिलो, ये वाले पॉइंट नॉर्मल इनकम, इन दोनों पॉइंटों को हटाकर बस एक बात दिमाग में बिठा लेना, बाई चांस स्पेशल इनकम के कारण मेरी टोटल इनकम बढ़ रही थी, तो स्पेशल इनकम पर तो मैक्स टू मैक्स में 15% का ही सरचार्ज लगाऊंगा। लेकिन 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 मेरी नॉर्मल इनकम तो भैया सिर्फ 40 लाख है, सिर्फ 40 लाख है। बात समझ आई? यस और नो? यस सर। चलिए सर 6 करोड़ 6,90,00,000 फिर भी 15% का ही सरचार्ज रहेगा। 1,80,00,000 30 लाख, ध्यान देना नॉर्मल इनकम मेरी 1,80,00,000, टोटल इनकम होगी 2,10,00,000। अब मुझे बताओ क्या मैं इस पर सरचार्ज ले सकता हूं? नहीं सर, 15%। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम 2,10,00,000 है, बट नॉर्मल इनकम तो मेरी 1,80,00,000। नॉर्मल इनकम पर कितना सरचार्ज? सर नॉर्मल इनकम पर 15%। क्यों? 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से नीचे है। हाँ सर, लेकिन सर टोटल, अरे टोटल इनकम मेरी ऊपर गई है ना भाई, टोटल इनकम मेरी ऊपर गई है 2 करोड़ से। यस और नो? जल्दी फटाफट फटाफट। यस सर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल इनकम कितनी है सर? 2.5 करोड़। स्पेशल इनकम कितनी है सर? 4 करोड़। टोटल इनकम 6.5 करोड़। मैं स्पेशल इनकम 4 करोड़ कितना लगाऊंगा सर? ऑब्वियसली 15%। लेकिन मेरी 2 करोड़ से ऊपर कितना लगाऊंगा सर? 25%। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर स्पेशल इनकम के कारण आपका सरचार्ज रेट बढ़ रहा है तो मत बढ़ाओ। स्पेशल इनकम पर तो सरचार्ज कितना लगाओगे? स्पेशल इनकम पर मैक्स टू मैक्स सरचार्ज 15% ही लगाओगे। लेकिन नॉर्मल इनकम पर सरचार्ज तब ही बढ़ाओ जब आपकी नॉर्मल इनकम भी बढ़ रही हो। अगर इसके कारण टोटल इनकम बढ़ रही है तो मत। बात समझ आ गई? हाँ सर, ये एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आप दे सकते हैं। सरचार्ज फॉर अदर एसएससी, सर ये सरचार्ज आपने किसके लिए पढ़ाए थे? ये जो 15-10% वाले सरचार्ज थे ये नॉर्मल एसएससी के लिए थे, मतलब इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीवाई, इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब जो सरचार्ज हैं वो किसके लिए हैं सर? सरचार्ज फॉर अदर एसएससी। अदर एसएससी में फॉर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। अगर आपकी 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 इनकम 1 करोड़ से अबाउ 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज 12% ऑफ इनकम टैक्स, यहां पर भी 12% मतलब अगर आपकी फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी तो आप पर एक ही सरचार्ज लगेगा 12% का, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो लेकिन 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। डोमेस्टिक कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरचार्ज 7% और 12%। 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक है तो 7% और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी तो 2% और 10 करोड़ से ऊपर है तो 5%। ठीक है जी। ये जो नए सेक्शन है ये मैं करवाऊंगा जब मैं नए एक साथ करवाऊंगा। 115 बीएससी, 115 बीएडी, 115 बीएई, 115 बीएबी, 115 बीएए, सारे सेक्शन एक साथ करवाऊंगा, डोंट वरी।
मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का क्या मतलब है जी? मार्जिनल रिलीफ का मतलब ये है कि आपका जब सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आया, तो मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इनकम कमाई, मान लो जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 2 लाख आपने इनकम कमाई, 2 करोड़ 2 लाख, लेकिन आपकी इनकम तो बढ़ी 2 करोड़ 2 लाख से, लेकिन सरचार्ज का रेट बढ़ गया। रिमेंबर सरचार्ज का रेट बढ़ गया। हाँ सर, 15% से 25% चला गया। इतना चेंज, आपने इनकम इतनी नहीं कमाई, लेकिन आपका सरचार्ज बढ़ गया, सरचार्ज का रेट बढ़ गया। आपने मान लो इनकम कमाई 50 लाख, आपसे कोई सरचार्ज नहीं लिया जा रहा, लेकिन आपने इनकम कमाई 50 लाख 50,000, कमाया 50,000, लेकिन 10% टैक्स का सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये जाती हो रही है साहब। मैंने इनकम सिर्फ, मान लो ऐसे भी नहीं समझ में आ रही ना, सिर्फ सोचो आपने इनकम कमाई कितनी, 50,000 100 रुपए। एक केस में आपने इनकम कमाई 50,000, एक केस में आपने इनकम कमाई 50,000, 50 लाख, सॉरी 50 लाख 100 रुपए। 50 लाख तक तो सरचार्ज है ही नहीं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, लेकिन जैसे ही 50 लाख 100 रुपए हुआ, आपसे सरचार्ज लिया गया 10%। 50 लाख का जो भी टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज लिया जाएगा। हाँ सर, तो अब आप क्या कहोगे, यार मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ 100 रुपए कमाए थे, आपका टैक्स हजारों में एक्स्ट्रा आ गया, तो आप क्या करोगे, 100 रुपए ना ही कमाता तो ही अच्छा रहता, कम से कम 50 लाख पे सरचार्ज ना लगता, आप यही कहोगे। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 4 स्टेप में मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कर सकते हो सेक्शन 89 की। मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगी? फॉर टेक एन एग्जांपल, आपकी इनकम 2 लाख, 2 करोड़ 2 लाख है, 2 करोड़ तक जो सरचार्ज का रेट मैंने आपको बताया वो कितना बताया साहब, कितना बताया? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फटाफट, जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा वो आज गहरी नींद में सोएगा, उसको नींद अच्छी आई। जल्दी बोलो, 10%, 15%, 25%, 37%, जल्दी जल्दी जल्दी। सर आपने बताया था 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, बहुत अच्छे। सर 50 लाख से 1 करोड़ तक आपने बताया था 10%, बहुत बढ़िया। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक कितना बताया था? 15%। 2 करोड़ से ऊपर सर 25%, 10% का सरचार्ज बढ़ गया। टैक्स निकाल लो सबसे पहले, अगर आपको मार्जिनल रिलीफ निकालनी है, टैक्स निकाल लो सबसे पहले टोटल इनकम पर, सरचार्ज उसमें ऐड करा दो अगर एप्लीकेबल है। सर ऑब्वियसली 2 करोड़ पर है, 25% का सरचार्ज लगा दिया, 2 करोड़ 2 लाख है, 2 करोड़ से अबाउ 25% है, लगा दिया जी। टैक्स ऑन 2 करोड़ लगा दो, 2 करोड़ तक सरचार्ज कितना है सर? 15%, 15% लगा दिया। 2 करोड़ से ऊपर 66 लाख, 68 लाख, 2 लाख कितने कमाए थे 2 करोड़ से ऊपर? सर 2 लाख, 2 लाख इसमें ऐड करवा दो। हाँ सर, मार्जिन रिलीफ आ जाएगी। आप इसमें से अगर आप ये वाली फिगर माइनस कर देते हो, स्टेप्स हैं ये रहे स्टेप्स। कैलकुलेट टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, अगर कोई लगता है तो टोटल इनकम पर, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज 50 लाख, जहां जहां पर चेंज हो, इनकम स्लाइटली चेंज होती है तो मार्जिन रिलीफ आता है, इनकम मेजरली चेंज होती है तो मार्जिन रिलीफ नहीं आएगा। जैसे आपने कमाया 2 करोड़ 40 लाख, कोई जरूरत नहीं है मार्जिन रिलीफ निकालने की, वहां पर नहीं आएगा बेनिफिट। 2 करोड़ 80 लाख नहीं आएगा मार्जिन रिलीफ कम्प्लीट। 2 करोड़ 1 लाख, जैसे ही रेट चेंज हुआ या फिर इनिशियली 50 लाख पर लगना शुरू हुआ, तो इस टाइम पर मार्जिन रिलीफ निकालने की जरूरत होती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है साहब, ठीक है साहब, चलिए बस खत्म हो गया चैप्टर। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है किसको मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को, जिसकी इनकम 5 लाख, ऑप्शनल टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 7 लाख तक हो गई है रिबेट। जो कहते हैं ना 7 लाख तक छूट है, आपके आस पड़ोस मोहल्ले में कहते होंगे अरे 7 लाख तक छूट है, 7 लाख तक छूट है, नहीं 7 लाख तक रिबेट है न्यू नहीं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। और जो ऑप्शनल टैक्स रेजिम है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम है जो पुराने वाला है, उसमें 5 लाख तक छूट। कितनी मिलेगी? 5 लाख तक 12,500, 7 लाख तक 25,000 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए तभी आपको मिलेगी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कभी भी नहीं मिलती LTCG 112 कैपिटल ए से, बाकी हर जगह से ये मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिबेट इज अवेलेबल फ्रॉम ऑल टैक्स ऑल काइंड्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब लॉटरी वगैरह से अगर आपने पैसा जीता तो भी आपको रिबेट मिल जाएगी, लेकिन हर जगह से रिबेट दे देना, लेकिन सेक्शन 112 कैपिटल ए से रिबेट नहीं देने का, क्रॉस करने का। ठीक है,
ठीक है सर, ये वाली कहानी आपको तभी समझ में आएगी जब मैं 115 PAC पढ़ाऊंगा। स्पेशल टैक्स रेट LTCG, हाँ जी, 3 स्पेशल टैक्स रेट। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला सर 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कैपिटल ए सर 10% पर आफ्टर 1 लाख, 1 लाख के बाद शेयर मार्केट का जो कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A शेयर मार्केट वाला सर 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला सर स्लैब रेट। कैपिटल गेन में 4 स्पेशल रेट्स हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 लगाया तो 20% टैक्स रेट, 112 कैपिटल ए शेयर मार्केट वाला लगाया तो सर 10% पर लगेगा 1 लाख के बाद, 10% 112 आफ्टर अलाउइंग एग्जम्पशन 1 लाख के बाद। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% 111A शेयर मार्केट वाला, अदर देन 111A टैक्स हो जाएगा नॉर्मल रेट मतलब स्लैब रेट पर। ठीक है, कैजुअल इनकम का मतलब आपने लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्डलिम कमाया 30% पर टैक्स रेट लगेगा 115 BB में, 115 BBJ ऑनलाइन गेमिंग में भी कितना 30%। लेकिन जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, कोई आपकी अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम मिली, डीम्ड इनकम मान ली, जैसे कैश क्रेडिट मिला था, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन मनी, बुलियन, ज्वेलरी, गोल्ड मिल गया था, उस केस में भी यही लाइन थी, यहाँ भी यही लाइन, नाइदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नोर एनी अलाउंस नोर सेटअप ऑफ लॉसेस शैल बी अलाउड ऑन सच इनकम। किस इनकम के? इस इनकम के, कैजुअल इनकम के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है सर, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस पॉइंट को, ये आपसे पूछा ही जाना है। डिफिशियंसी इन द नॉर्मल इनकम, डिफिशियंसी इन द नॉर्मल इनकम, मान लो आपकी नॉर्मल इनकम, मान लो सैलरी की इनकम है, कैपिटल गेन की भी इनकम है। सैलरी की इनकम आपकी 10,000 रुपए पर मंथ, 1,20,000 है। कैपिटल गेन आपका 8 लाख रुपए का है, तो जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख का है, तो 2.5 लाख माइनस 1,20,000 जो भी फिगर बचेगी उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? देखिए, अगर डिफिशियंसी नॉर्मल इनकम सैलरी वाली इज बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन ओनली रेजिडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, काला पीला कर लो इस शब्द को, ओनली सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगी ये बेनिफिट। इंडिविजुअल एचएफ इज अलाउड टू सेट ऑफ सच डिफिशियंसी अगेंस्ट स्पेशल इनकम। मतलब 2.5 लाख का स्लैब है, मान लो आपकी सैलरी 1,20,000 थी, तो जो 1,30,000 रह गया, 30,000 इधर 1 लाख उधर, 1,30,000 रहेगा, वो आप स्पेशल इनकम मतलब कैपिटल गेन वगैरह से सेट ऑफ कर सकते हो। ऑर्डर टू सेट ऑफ स्पेशल इनकम आपकी सबसे पहले आप करोगे 112, इससे क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 20% टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद कुछ बच गया तो इससे, फिर इससे। सर ऐसा क्यों किया? भैया पहले आप उससे सेट ऑफ कराओगे जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स देना हो, ताकि कम टैक्स देना पड़े। कुछ बच गया तो 15%, कुछ बच गया तो 10%। सर ऐसा क्यों? समझ नहीं आया? अरे यार, अगर तुम टैक्स देते, यहाँ पर देते 20%, तो इससे सेट ऑफ करा दो ताकि कम देना पड़े, फिर भी कुछ बच गया फिर इससे करा दो 15%, फिर इससे करा दो 10%, ताकि आपकी सेविंग्स ज्यादा हो। हाईएस्ट टैक्स से एडजस्ट कराओ ना, जिस इनकम पर हाईएस्ट टैक्स रेट है वहां से कम करा दो उसको, डिफिशियंसी को, ताकि आपको कम टैक्स देना पड़े। मान लो यहाँ पर एलटीसीजी 8 लाख था, ये आपका 5 लाख था, तो मैं पहले इससे माइनस करूंगा जो 1,30,000 है। बात समझ आई? हाँ, कुछ बचेगा तो इससे कराऊंगा, नहीं तो यहां से पूरा हो जाता है 8 लाख तक, तो मैं करवा सकता हूं। सबसे पहले हाईएस्ट टैक्स। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% HEC हर जगह हमेशा आपके साथ ऐड रहेगा। टोटल इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस रिबेट, रिबेट होने के बाद HEC लगाना। यहाँ पर भी रिबेट में मैंने ये बात लिखी है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 शैल बी बिफोर एडिंग HEC। HEC हमेशा सबसे लास्ट में लगता है। सबसे लास्ट में कौन? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। उससे पहले कौन? रिबेट। उससे पहले कौन? सरचार्ज। उससे पहले कौन? टैक्स। ये एक पूरी चाल है, सबसे पहले टैक्स, फिर सरचार्ज, फिर रिबेट, और फिर आपका HEC 4%। ठीक है जी। राउंडिंग ऑफ सेक्शन 288 कैपिटल ए, सेक्शन 288 कैपिटल बी, ये दोनों सेक्शन जो कहते हैं आपको पता ही है। आप इनकम राउंड ऑफ करेंगे किसके? 10 के मल्टीपल में, 5 और मोर है तो हायर मल्टीपल में, लेस देन 5 है तो लोअर मल्टीपल में। मान लो आपकी इनकम 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 आ रही है 40,505 रुपीज 40 पैसा, तो 510 आप अपर साइड में करोगे,
4.95 आया तो आप लोअर साइड में ले आओगे, 4 पॉइंट हटा दोगे, मतलब 10 के मल्टीपल में रखना है, ताकि सरकार भी कहती है चिल्लड़ में नहीं खेलना। सेक्शन नंबर याद जरूर रखना, क्योंकि जब आप पूरा क्वेश्चन टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लास्ट में आप लिखोगे ना एज पर सेक्शन 288A टोटल इनकम राउंड ऑफ 10 के मल्टीपल में, एज पर सेक्शन 288 कैपिटल बी टैक्स राउंड ऑफ, अलग ही इंप्रेशन जाएगा, लास्ट में जाता जाता वो आपको नंबर जरूर देगा। ठीक है, ये 288A 288B पर ये आपका चैप्टर हुआ खत्म। ठीक है जी, तो आपको ये रिवीजन लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देके जाना दोस्त। मैं आपको एक बात कहूंगा, फीडबैक जैसा लगा हो, अच्छा लगा अच्छा लिखो, बुरा लगा बुरा लिखो, गाली देने का मन कर रहा है कि मेरा तो टाइम वेस्ट करा दिया, गाली दे दो, जो मन कर रहा है वो लिखो, लेकिन लिख कर जाओ कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे ये लेक्चर आपका ऐसा लगा। बाकी कुछ भी फास्ट ट्रैक कोर्स लेना हो, एमसीक्यू का बैच भी देता हूं मैं 4 से 5 दिन का स्पेशल, वो भी लेना हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पर ज्वाइन करेंगे, यहां पर जाकर आप कुछ भी जो भी आपको बाय करना है आप यहां से बाय कर सकते हैं। फ्री क्लासेस तो YouTube पर आती ही आती हैं। देखिए एमसीक्यू का बैच भी है, मैं एक प्रैक्टिस बैच भी लूंगा मई 24 वालों की, सिर्फ उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों की। फास्ट ट्रैक बैच भी है आपका, सीएमए इंटर फुल कोर्स, ये नवंबर वालों के लिए है। एमसीक्यू बैच 3 से 4 दिन का, और एक मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने आपको समझा ही दिया, जो था ये वाला जो एमसीक्यू क्विज होगी, क्विज इनाम वाली क्विज, वो 1 जनवरी 2024 से आ रही है। आप अपनी ये फीस जो भी है, बहुत नॉमिनल सी फीस है, मैं 4 महीने एमसीक्यू कराऊंगा अल्टरनेट डेज पर, हर दिन, ये आप अपनी फीस तो ले सकते ही हैं 500 रुपए, प्लस आप एक्स्ट्रा भी जीत सकते हैं, यहां से कमा के आप सेविंग भी कर सकते हैं, ये है ठीक है। 500 रुपए लगाओ, चाहे आप कितने हजारों जीतो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कंपटीशन इतना बढ़ा दूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो और मेहनत करें और जी जान लगाए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आप इस क्लास में जुड़े, आपने ये क्लास पूरी देखी। अगले चैप्टर्स आपके इसी चैनल पर टेक्स्ट टारगेट क्लासेस पर टाइम टू टाइम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।